Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well and good. Students, Physics class 10th chapter number 10 का टॉपिक रिपल टैंक आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वेव्स प्रोड्यूस करने और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ होने वाला डिवाइस रिपल टैंक कहलाता है। रिपल टैंक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको यूज़ करते हुए हम वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं वो भी आज डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके अलावा वेव से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेनास पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, रिपल टैंक is a device to produce water waves and to study their characteristics. This apparatus consists of rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above surface of table. We can produce waves on surface of water present in tray by means of vibrator pedal. तो स्टूडेंट्स, हम इसको बेसिकली पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, फिर इसकी आगे वर्किंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल टेबल की तरह होता है, लेकिन टेबल के ऊपर की जो सरफेस है ऐसे समझे वो गिलास की है, और इसके जो किनारे हैं या दीवारें हैं वो भी गिलास की हैं, और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये टेबल जो है तकरीबन आधा मीटर जो है वो ज़मीन से ऊपर होती है। अच्छा, और इसके सबसे नीचे ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन का जो पर्पज़ है वो बस इसके ऊपर आने वाली वेव्स के इमेज को देखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद पानी फिल करने के बाद ये हमारे पास एक वाइब्रेटर है जिसे हम मोटर कह सकते हैं। वाइब्रेटर ये एक्चुअली है तो मोटर ये, लेकिन ये पल्सेस प्रोवाइड करती है। तो इसके नीचे ये लकड़ी का एक पैडल सा लगा हुआ है, और इधर से हम पावर सप्लाई जो मोटर को जा रही है वाइब्रेटर को जा रही है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये जो पैडल है ये थोड़ा सा नीचे वक्फे से नीचे जाके पानी में लगेगा। जिस तरह हम पिछली एक्टिविटीज़ में पढ़ चुके हैं कि पेन को हम पानी में डुबोते थे, यहाँ पर ये पैडल खुद ब खुद क्या होगा, वाइब्रेटर की हेल्प से नीचे प्रेस होता रहेगा और वेव्स पैदा करेगा। इसे ऑसिलेटिंग पैडल कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद लैंप ऊपर हमने लगाया हुआ है, इसको ऑन करेंगे। अच्छा, लैंप के ऑन करने से जो पानी में वेव्स पैदा हो रही हैं उनका इमेज स्क्रीन पर आएगा। ये है इसकी वर्किंग। बाकी हम वेव्स के साथ जो भी चेंजिंग करेंगे वो हम स्क्रीन पर देख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह का पैटर्न आता है नीचे स्क्रीन के ऊपर, और ये उन्होंने वेव लेंथ दिखाई हुई है, दो लाइंस। ये जो लाइंस हैं अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली ये वेव्स हैं, इनके डिफरेंस हैं आपस में। Okay, the vibrator is an oscillating electric motor fixed on a wooden plate over the tray, such that its lower surface just touches the surface of water. On setting the vibrator on, the wooden plate starts vibrating to generate water waves, consisting of स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट्स से हम ये समझ सकते हैं कि वेव का सबसे सामने वाला हिस्सा। ज़हन नशीन करने के लिए आप इस तरह समझें कि अगर पानी वाली कोई लहर बनी हुई है तो उसकी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा वो वेव फ्रंट कहलाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द ब्राइट पावर स्क्रीन। द क्रेस्ट एंड troughs of the waves appear as bright and dark lines respectively. Students, crest हमें नजर आएंगे ब्राइट लाइन की सूरत में, और ट्रफ जो है हमें डार्क लाइन की सूरत में नजर आएंगे। ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही हैं ये क्या हो सकते हैं, ट्रफ्स, और क्रेस्ट क्या हो सकते हैं, ये वाइट लाइंस। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई सी दो वाइट या कोई सी दो ब्लू लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस हमारे लिए वेवलेंथ होगा। Now we explain the reflection of water waves with the help of ripple tank. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। रिफ्लेक्शन पूछी जा सकती है, रेयरफेक्शन, इसी तरह और डिफरेंट चीज़ें, लेकिन यहाँ पहले हम पढ़ेंगे इसकी रिफ्लेक्शन के वेव्स की रिफ्लेक्शन कैसे होती है। उसके लिए प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक।
रिपल टैंक के रास्ते में कोई भी बैरियर, जिस तरह यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है नॉर्मल बैरियर, ये ब्लैक लाइन, ये एक बैरियर है, रुकावट है, वेव्स को जाने से रोकती है। इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, वेव के सामने वाले हिस्से, आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही हैं उनका सबसे पहले पॉइंट वेव फ्रंट कहलाएगा। ओके, द रिफ्लेक्टिव वेव्स कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, i.e. the angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of the reflective wave। स्टूडेंट्स वो कहना चाह रहा है कि ये एक्चुअली ये एक ही इमेज है, ये वाली जो वेव्स हैं, ये रेड लाइंस आपको इंसिडेंट वेव्स की डायरेक्शन दे रही हैं, इनके आने वाली वेव्स जो आके लगी, जो आके इस बैरियर से टकराई, और ये जो रेड लाइंस वापस जा रही हैं ये उनके मुड़ने की डायरेक्शन बता रही हैं कि लगने के बाद वो किस तरफ मुड़ गई। अब ये जिस एंगल पर वो आके लगी थी उसे हम आई कहते हैं, और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई उसे आर। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये दोनों जो एंगल हैं ये बराबर होने चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर वेव की रिफ्लेक्शन बता सकते हैं, डेफिनेशन उसकी बना सकते हैं। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आकर टकराएंगी तो वो किसी एंगल से मुड़ जाएंगी, वो एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जिस एंगल से वो मुड़ेंगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर हुआ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि वेव्स की रिफ्लेक्शन किस तरह है। अब हमने पढ़ना है स्पीड ऑफ द वेव्स and how the speed of the waves changes with respect to depth of water. The speed of waves in a water depends on the depth of water. कितना गहरा पानी है इस चीज पर डिपेंड करता है। If a block is submerged in the ripple tank, the depth of the water in the tank will be shallower over the block than elsewhere. वो कहना चाह रहा है कि अगर हम उसी पानी के अंदर नीचे कोई चीज हम रख देते हैं, फर्ज करें हम वहां पर कोई ब्लॉक लकड़ी का रख देते हैं, कोई ऐसी चीज रखते हैं जो पानी की हाइट को कम कर देती है, तो एक जगह पर पानी ज्यादा गहराई वाला होगा, एक जगह पर कम गहराई वाला। ओके, अब वो कहना चाह रहा है व्हेन वाटर वेव्स इंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेज। शैलो से मुराद स्टूडेंट्स डीप वाटर एंड शैलो वाटर। शैलो से मुराद कम गहराई वाला, डीप वाला ज्यादा गहराई वाला। शैलो वाटर में वेवलेंथ क्या हो गई है? डिक्रीज, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन द बोथ पार्ट्स ऑफ द वाटर बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। यहाँ पर फिर हमें एक बात क्लियर होगी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है सिर्फ सोर्स पर, वाइब्रेटर पर, वो ना पानी की नेचर पर डिपेंड कर रही है और ना ही वेव्स की शेप पर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमने देखा कि पानी जहाँ पर ज्यादा गहरा है, डीप वाटर है, वहां पर स्पीड तो ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ भी क्या है? ज्यादा। और उसके बाद शैलो वाटर में स्लो स्पीड है और वेवलेंथ भी क्या है? कम है। ओके, आपको उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसको फर्दर पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। हमने अभी तक वेव्स की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्पीड और रिफ्लेक्शन। अब हम वेव्स की रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर मैं वाजे करते चलूँ, आप इस टॉपिक को अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर लिखेंगे तो इसके लिए हम हेडिंग्स बना सकते हैं, और हेडिंग में पॉसिबल हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? एक तो हमने अभी हेडिंग बनाई रिफ्लेक्शन की, एक स्पीड ऑफ वाटर की, और एक अब हम हेडिंग बना लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। We repeat the above experiment such that the boundary between the deep and the shallow water is at some angle to the wave front. स्टूडेंट्स ये देखें, जहाँ पर हमने पहले अगर डीप और शैलो वाटर बनाना था, गहरा और कम गहरा बनाना था, पहले हमने बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री रखी होगी ऐसे,
ताकि एकदम से क्या आ जाए, या तो गहरा पानी हो या दूसरी साइड पर कम गहरा हो। लेकिन यहाँ पर हम गहराई कोई ख़ास एंगल पर रखेंगे। ये जो लाइन जा रही है ये उसके नीचे ऐसी तय है जो पानी की हाइट को चेंज करती है। ओके, यहाँ से क्या हुआ, आने वाली वेव्स किसी एंगल पर आके लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है ये आने वाली वेव्स को बता रही है, उसके बाद एंगल से वो हुई मुड़ गई। अब वेव्स गई तो आगे हैं, लेकिन उन्होंने अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज। और ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अगर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपना पाथ चेंज कर लें। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अपने चलने की राह भी, चलने की सिमत भी चेंज करती हैं। नोट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। जिधर वेव फ्रंट जा रहे थे डायरेक्शन उसके क्या है, 90 पे है, नॉर्मल है। द चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स while passing from a region of deep water to that of shallower one is called refraction, which is defined as when a wave moves from one medium to another medium. When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. This is called refraction of waves. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डाइफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन अ रिपल टैंक। वेव्स बना ली एंड प्लेस द ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट, in line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water waves. स्टूडेंट्स, जितनी लैम्डा या वेवलेंथ थी उतनी ही हमने ये जो इन दो स्लाइड या दो रुकावटों के दरमियान की जगह है उतनी ही रखनी है जितनी ये वाली है वेवलेंथ है। ओके, इस वेवलेंथ के इक्वल रखेंगे इसको। ओके, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर इसमें से वेव्स पास होंगी, पास होने के बाद इन किनारों के इर्द गिर्द मुड़ जाएंगी और सर्कुलर हो जाएंगी। ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। ओके, आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट, स्लिट ये स्मॉल तंग रास्ते को कहते हैं इसको। द बिटवीन द ऑब्स्टेकल द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर, आधे सर्कल की शक्ल में फैल जाएंगी। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली विद wavelength of the wave as comparable to length of obstacle। अगर वेवलेंथ ये इसके बराबर होगी तब हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकेंगे, वरना इरेगुलर डायफ्रैक्शन होगी जिस तरह यहाँ पर है। यहाँ पर कंप्लीट डायफ्रैक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन कम जो है, क्लियर कम है वो। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट विद लार्जर साइज देन वेवलेंथ, ये हमें शो करेंगी। ओनली अ स्मॉल डायफ्रैक्शन अकर्स नियर द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, सिर्फ यहाँ पर हो रही है। अब हम डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। यानी कि वेव्स अगर जा रही हैं उनके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आ जाए, वो स्लिट्स की सूरत में हो सकती है या किसी भी ऑब्स्टेकल की सूरत में हो सकती है, अगर वो उसके इर्द गिर्द मुड़ जाती हैं तो ये कहलाएगा डायफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे जो हमने अब तक फार्मूले पढ़े हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। वी आर गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। विच पैरामीटर्स? स्टूडेंट्स परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट with water waves. The students measure the wavelength of a wave by 10 centimeter. Wavelength कितनी है? 10 centimeter. Stopwatch and obstacle the oscillations of a floating ball. किसी बॉल की oscillation वो चेक कर रहे हैं। The student measure the frequency of 2 hertz. Frequency कितनी है? 2 hertz. If the student starts a wave in one part of the tank, how long will it take the wave to reach the opposite side of the टैंक 2 मीटर अवे? वो कहता है कि कितनी देर लगेगी जब वो 2 मीटर लेंथी टैंक के दूसरे साइड पर पहुंच जाए। एक्चुअली यहाँ पर हमसे वो टाइम कैलकुलेट करवाना चाह रहा है जो लगेगा वेव को 2 मीटर तय करने में, और वेव की उसने वेवलेंथ भी बता दी है और फ्रीक्वेंसी भी बता रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर थे उसको हमने बदला 0.1 मीटर में, उससे हमें ये मिल गई v। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से अब हमें मिल गई v। अब हमारे पास सिंपल फार्मूला है
S इज इक्वल टू वी टी और T इज इक्वल टू S ओवर V। ओके स्टूडेंट्स, T इज इक्वल टू S 2 मीटर और ऊपर V जो अभी हमने कैलकुलेट किया उससे हमें मिल गया टाइम, यानी कि 10 सेकेंड्स में वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी वेव। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आज पढ़ा रिपल टैंक को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्टूडेंट इसमें आपने क्या क्या याद करना है, सबसे पहले आप रिपर टैंक की डेफिनेशन बता देंगे, फिर इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आएगी। कंस्ट्रक्शन में हम ये सारे पैरामीटर्स बताएंगे जो जो इसमें हैं, इसकी डायग्राम भी इसी में आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, इसकी सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। उसके बाद अगर हमसे और भी पॉइंट्स पूछी जाती हैं तो उसके हम स्पीड, ये रिफ्रैक्शन हो गई स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन की हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद डायफ्रैक्शन की हेडिंग हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर स्पीड ऑफ द वेव्स की भी हेडिंग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था रिपल टाइम, जिसमें हमने वाटर वेव्स की प्रोटेक्शन और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर की ये समरी जो है इसको लाजमी पढ़ लेना है। समरी में वही सारी डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में पॉसिबल है ये आपने याद करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब आप समरी पढ़ेंगे तो एक चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे और अच्छे तरीके से इस चैप्टर के कंसेप्ट्स अपने माइंड में क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।